गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आपका आज सोशल साइंस की अपनी नेक्स्ट क्लास में। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज आप अपने चैप्टर 1 के पेज नंबर 12 पर चलेंगे। वहाँ आपको हेडिंग मिलेगी मैपिंग द अर्थ। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमारी अर्थ है, इसको हम मैप कैसे करते हैं। कल की क्लास में आपने मैप के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, मैप के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि जो ये हमारी अर्थ है, इसको हम कैसे मैप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी बुक साथ में रखनी है और मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। मैंने आपको बताया था, आपको जब आप मैप पढ़ रहे थे तो आपको फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप एक्सेट्रा के बारे में बताया था। तो हमने देखा था हम क्या कर रहे थे, हम किसी शहर को मैप कर देते थे, हम पूरे देश को मैप कर देते थे, हम स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को मैप कर देते थे। वो चीज़ करना हमारे लिए आसान था क्योंकि वो एक फ्लैट सरफेस था। हमारी ज़मीन फ्लैट है, हमारे जो स्टेट्स की बाउंड्रीज़ हैं वो फ्लैट हैं। लेकिन जब बात चलती है हमें अपने पूरे अर्थ को मैप करना है, तो वहाँ बेटा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो हमारा अर्थ है, आप सबको पता है, वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है। वो क्या है? वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक राउंड ऑब्जेक्ट है। और उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरी तरह से राउंड नहीं है। आप पढ़ेंगे कि आपकी जो अर्थ है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ के दो हिस्से होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, सपोज़ ये एक बॉल है। तो इसमें क्या होगा, जो इसका सेंटर है वहाँ पर एक लाइन जाएगी, उसको बोला जाएगा इक्वेटर। अगर हम अर्थ के बारे में बात करें, अगर इसको हमने एक अर्थ मान लिया, तो ये जो सेंटर है यहाँ से एक लाइन जाएगी, उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। और ये टॉप और बॉटम, इसको हम बोलेंगे पोल्स। तो अर्थ के केस में क्या है, अगर आप इसको एक बॉल मान रहे हैं तो ये इक्वेटर पर तो थोड़ी सी ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। लेकिन पोल्स पर क्या है, पोल्स पर ये फ्लैटेंड है, पोल्स पर हल्की सी चपटी है। चपटी का मतलब क्या, पूरा सीधा नहीं है। जैसे एक सर्किल होता है ना बिल्कुल गोल, ये बिल्कुल गोल नहीं है, टॉप और बॉटम पर हल्का सा फ्लैट है। तो इसलिए अर्थ को बोला गया है कि पोल्स पर ये क्या है, पोल्स पर ये थोड़ा सा फ्लैट है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्पेयर। नियरली एक स्पेयर की शेप में है। वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्पेयर। हम नियरली इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्पेयर नहीं है, बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये अपने पोल्स पर हल्की सी फ्लैट है, यानी कि थोड़ी सी सीधी है, कंप्लीट सर्किल नहीं है। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसीडर इट टू बी स्फेरिकल। लेकिन जनरली हम मान लेते हैं कि अर्थ क्या है, हमारा एक स्फेयर है। रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल। एक कागज़ की फ्लैट शीट पर, आपकी कॉपी पर, आपकी बुक पर एक स्फेयर को रिप्रेजेंट करना ईजी नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। क्या करेंगे फिर हम? टू अंडरस्टैंड वाई, क्यों नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं। पील एन ऑरेंज इन सच ए वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीस ऑफ द स्किन। एक संतरे को छीलिए और उसको इस तरह से छीलिए कि आप उसके छिक्कल के 3 या 4 बड़े टुकड़े निकाल लेते हैं। अब आप उनको ज़मीन पर रखने की कोशिश करिए, तो क्या सारे टुकड़ों को आप बिना किसी फोर्स के सीधा सीधा रख पाएंगे? आप देखेंगे कि आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। आपको उसके किनारों को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा या काटना पड़ेगा, तब वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। वहीं यहाँ पर बोला गया कि देन ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन अ टेबल। उसको एक टेबल पर फ्लैट करने की कोशिश कीजिए। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टेयरिंग देम एट द एजेस। आप देखेंगे कि आप उसको एजेस पर फाड़े बिना ये काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ कंसीडर अ ग्लोब। अब अगर हम एक ग्लोब के बारे में बात करें, विच इज़ अ स्फेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। ग्लोब आप सबको पता है क्या होता है, एक बड़ी सी बॉल होती है जिस पर अर्थ की डिज़ाइन बनी होती है। तो वो कह रहे हैं कि अब आप एक ग्लोब को कंसीडर करिए जो एक स्फेयर है जिस पर एक मैप बना हुआ है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक स्फेरिकल बॉल है जिस पर हमारे पूरे अर्थ का मैप बना हुआ है। दिस मे बी ए मैप ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का मैप हो सकता है, द मून का मैप हो सकता है, द प्लैनेट मार्स का मैप हो सकता है, द स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। हमारे आसमान में जो तारे और कॉन्स्टलेशन है, आकाशगंगाएं हैं, उनका मैप हो सकता है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आपको एक ग्लोब दिखा है, देखिएगा उसको। इज अ स्फेयर दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। नेक्स्ट पेज पर आपको एक ग्लोब दिखा रखा है जो जनरली मेटल का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है या कार्डबोर्ड का बना होता है। क्या कहा इन्होंने? हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी। यहाँ पर हम एक ग्लोब को पढ़ेंगे जो अर्थ की ज्योग्राफी को प्रेजेंट कर रहा है। जब मैंने पहली क्लास ली थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सोशल साइंस की एक ब्रांच ज्योग्राफी भी है जो हमारे फिजिकल फीचर्स के बारे में बताती है। तो वही देखिए वर्ड आया है, आपको बुक में बार बार ऐसे शब्द आएंगे जो आपको लगेंगे नए हैं। अगर वो नए हैं तो मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं आपको बता चुका हूँ तो मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा। लेकिन वहाँ पर आप थोड़ा सा कोशिश ये करिए कि इतनी
अपनी कॉन्टिन्यूटी बना के रखिए स्टडी में कि आपको याद आना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। बुक से नहीं पढ़ रहे हैं मत पढ़िए, वीडियो देख लीजिए। 1x पर मत देखिए, 1.25x पर देख लीजिए, 1.5x पर देख लीजिए। अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, क्योंकि जो ग्लोब होता है और जो अर्थ होती है उनकी शेप बिल्कुल सेम है, दोनों को एक जैसा बना दिया गया है। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप, क्योंकि हमारी अर्थ स्फेरिकल है इसलिए एक मैप से बेहतर ग्लोब समझा पाएगा। अगर आप अर्थ की स्टडी को एक मैप पर करेंगे तो उतना प्रिसाइजली आप नहीं उसको समझ पाएंगे जितना आप ग्लोब के साथ समझ जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए सबके स्कूल में ग्लोब होते हैं। आपकी सोशल साइंस की जब क्लास होगी तो एक ग्लोब को अपने दिमाग में कंसीडर करिए या फिर एक ग्लोब अपने क्लासरूम में रखिए। टीचर्स यूजुअली लेके जाते हैं, जब इस तरह की चीज़ें पढ़ाएंगे तो आपको ग्लोब दिखाएंगे। तो ग्लोब से क्या होगा, ग्लोब से आप इजीली उसको समझ पाएंगे। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। अब बेटा ग्लोब पढ़ने के लिए भी आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें 3 या 4 पॉइंट हैं। आज ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। पहला है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स को ऐसे समझिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को आपको बताएगा। इसमें बहुत प्यारा एग्जांपल दिया है, उसको पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन। किसी शहर या कस्बे के एक बड़े मार्केट के बारे में सोचिए विद नीट रोज ऑफ शॉप्स, जिसमें लाइन से दुकानें हैं। मान लीजिए एक सुपर मार्केट है, ठीक है? कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है आपको? मान लीजिए एक सुपर मार्केट है, ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप घुसे। अब एक ऐसे लाइन बनी हुई है, इस लाइन में दुकानें हैं, फिर एक ऐसे लाइन बनी हुई है, इस लाइन में दुकानें हैं, फिर एक ऐसे लाइन बनी हुई है, ऐसे करके 5-6 लाइनें हैं और लाइन से उनमें दुकानें बनी हुई हैं, ठीक है? तो हुआ क्या, यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। अब उस मार्केट के अंदर कहीं पर एक स्टेशनरी शॉप है। स्टेशनरी शॉप का मतलब आप जानते हैं, जहाँ पर आपकी ये कॉपी किताबें मिलती हैं। इनसाइड द मार्केट के अंदर, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़। लेकिन आपका जो मित्र है वो ये नहीं जानता है कि दुकान कहाँ है। मित्र थोड़ा भोला सा है, वो मार्केट के अंदर तो चला गया लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि दुकान कहाँ है। चलिए खैर, आप तो स्मार्ट है ना, आप कैसे हेल्प करेंगे? सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। इस लाइन को समझिएगा, मीट मी एट 6 PM, टाइम दे दिया गया कि 6 बजे शाम को मिलो। एट द 7th शॉप इन द 5th रो, शॉप नंबर बताया 7th, रो बताया 5th, फ्रॉम द एंट्रेंस। अब ये आपका मार्केट था, ये आपका एंट्रेंस था। अब जब आप यहाँ एंट्रेंस से आपने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्होंने बोला 5th रो, तो जैसे ये फर्स्ट रो थी, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आप सबसे पहले 5th रो पर पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने बोला 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस, यानी कि एंट्रेंस वाली साइड से 5th रो की 7वीं दुकान, 7th शॉप। अब आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे, अब आप रो में अंदर बढ़ेंगे, आप देखेंगे ये फर्स्ट शॉप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। और जब आप 7th शॉप पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक स्टेशनरी शॉप है और आपका भोला सा दोस्त वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये है कोऑर्डिनेट्स जो आपको हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेट वर्ड से ही समझिए ना, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? किसी को हेल्प करना, किसी को असिस्ट करना, गाइड करना। जैसे कि आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करिए, क्या मतलब होगा इसका? आप मेरे पास तो यहाँ नहीं आ जाएंगे पढ़ने। कोऑर्डिनेट करने का मतलब हुआ कि मैं आपको एक ऑनलाइन वीडियो में समझा रहा हूँ, आप कोऑर्डिनेट कीजिए, आप बुक को साथ लेकर रखिए। ऐसा मत कीजिए कि मम्मी पापा से पढ़ने के नाम पर मोबाइल ले लिया है और वीडियो तो चल नहीं रही है लेकिन गेम चल रहा है या और कुछ यूट्यूब चल रहा है ना? तो ये मत करिए, आप कोऑर्डिनेट कीजिए अच्छे से। अगर आपकी क्लास है तो आप उस क्लास को लीजिए, तभी मेरा क्लास लेना भी वर्थ इट है और तभी आपके पेरेंट्स का आपको फ़ोन देना भी वर्थ इट है। तो कुछ भी ऐसा मत करिए कि आपके पेरेंट्स को लगे कि बच्चों ने क्लास के नाम पर मोबाइल लिया और वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इसे बोलते हैं नेटिकेट्स। जैसे एक एटिकेट्स होता है ना, एटिकेट्स का मतलब क्या है कि आप समाज में बैठे हैं और अच्छे मैनर्स शो कर रहे हैं। कोई आया तो आपने उससे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग विश किया, नमस्ते किया, हाथ मिलाया। आप अपनी चेयर से उठ कर गए तो आपने चेयर को उसी जगह पर रख दिया जहाँ चेयर थी। ये होते हैं एटिकेट्स। नेटिकेट्स का मतलब होता है जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उस समय आप मैनर्स दिखाइए। इंटरनेट भी एक सोसाइटी है, एक समाज है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट एक नॉन लिविंग थिंग है और आप बस वो एग्जिस्ट करती है, नहीं। इंटरनेट अपने आप में पूरी एक दुनिया है। इंटरनेट की हेल्प से ही आप अपने आप को पूरी दुनिया से जोड़ पाते हैं। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हमें जो मैनर्स दिखाने होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको नेटिकेट्स बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड। अब उन्होंने एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया। एनसीईआरटी का ये बहुत अच्छा
बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो क्या करती है, एक एग्जांपल आपको देगी, नहीं समझ में आया तो आगे और अच्छा एग्जांपल देती है। अब इसमें देखिए, जो बच्चे चेस खेलते हैं वो उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड। अब एक चेस बोर्ड के बारे में सोचिए, देखो आपकी बुक में चेस बोर्ड दिया हुआ है। To record move by advanced players, letters are placed alongside the main piece from A to H, see the image, and numbers from 1 to 8 in between the two sides. जब आप चेस बोर्ड देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स होते हैं ना, जो नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं, तो वहाँ पर चेस बोर्ड में अल्फ़ाबेट और नंबर्स दिए होते हैं। एक तरफ ए से लेके एच तक अल्फ़ाबेट होंगे और एक तरफ 1 से लेके 8 तक नंबर होंगे। वो क्या करता है, वो आपकी पोजीशन को बताता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है किंग जो खड़ा है, इस समय मैं देख पा रहा हूँ किंग डी पर खड़ा है, शायद किंग है ये, किंग या क्वीन, अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चेस खेलता नहीं तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। डी पर शायद ये किंग खड़ा हुआ है। अब डी पर ब्लैक वाले को अगर हम देखें तो वो 8th अल्फ़ाबेट कौन सा है, डी, और नंबर कौन सा है, 8, तो हम क्या बोलेंगे कि जो किंग है वो D8 पर खड़ा हुआ है। ऐसे ही आप अगले एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिएगा। दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। इस सिस्टम से क्या होता है, प्लेयर अपने मूव को मार्क कर पाता है और हर स्क्वायर को पहचान पाता है कि कौन से स्क्वायर को क्या नाम दिया है, अल्फ़ाबेट और नंबरिंग के साथ। अब यहाँ भी आप वही पूछेंगे कि सर नंबर पहले क्यों नहीं आ रहा है, अल्फ़ाबेट पहले क्यों आ रहा है, तो बेटा जो ट्रेंड चला आ रहा है वो है, इसमें इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। जो एक ईजी लैंग्वेज है उस ईजी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया है। Here the white side has just opened the game by moving the queen's pawn 2 squares forward. जनरली क्या होता है, जो वाइट साइड का प्लेयर है वो क्वीन के आगे का जो पॉन है ना उसको 2 स्टेप्स आगे बढ़ाता है। ये एक बहुत कॉमन मूव है। सो द पॉन इज सेट टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 टू D4। जब आप इस बुक में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये पॉन प्यादा आगे बढ़ा है ये डी लेटर के सेकंड प्लेस पर था, तो ये D2 पर था और 2 स्टेप आगे बढ़कर ये कहाँ पहुँच गया, ये अब D4 पर पहुँच गया। तो बेटा ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स जो किसी तरह आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को बता पाते हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप? ये है कोऑर्डिनेट्स का यूज़, benefit of using coordinates. The system used in these two examples may be called a system of coordinate. इन 2 एग्जाम्पल्स में जो सिस्टम यूज़ किया गया उस सिस्टम को कहा जा सकता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स, उन 2 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। अब वो 2 कोऑर्डिनेट कौन से हैं, वीडियो पॉज करिए और सोचिए। पहला एग्जाम्पल था आपके पास मार्केट वाला, उस मार्केट में ऐसे कौन से 2 कोऑर्डिनेट दिए थे जिनकी हेल्प से वो पर्सन अपने भोले दोस्त के पास पहुंच गया, और दूसरे चेस वाले एग्जांपल में ऐसे कौन से 2 कोऑर्डिनेट दिए थे जिनकी हेल्प से आपने एग्जैक्ट लोकेशन का पता करा। वीडियो पॉज करिए, 10 सेकंड सोचिए फिर प्ले करिए। मार्केट में क्या हुआ था, उन्होंने रो बताया और नंबर ऑफ शॉप बताया कि 5th रो में जाकर 7th शॉप पे मैं हूँ, तो 2 कोऑर्डिनेट हो गए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ शॉप। चेस में क्या बताया, चेस में अल्फ़ाबेट्स बताए और नंबर बताया, वहाँ से आपने उसकी लोकेशन को एग्जैक्ट पता कर लिया। A similar system of coordinates is used in the world of maps to determine the location of any place on a map. Let us see how this system works. ऐसे ही जब हम दुनिया के मैप पढ़ते हैं, अपनी अर्थ का मैप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह के सिस्टम होते हैं जो किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को हमें बताते हैं। तो अगर हमने कोऑर्डिनेट्स अच्छे से सीख लिए हैं तो हमें किसी भी मैप को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। 2-3 चीज़ें हैं कल आपने पढ़ी थी, एक डायरेक्शन, एक स्केल, कोऑर्डिनेट्स। इस कोऑर्डिनेट्स में आगे क्या क्या होता है वो हम कल की क्लास में देखेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी इस कोऑर्डिनेट्स में हमें किसको पढ़ना है, एक है लैटिट्यूड्स, एक है लॉन्गिट्यूड्स। ये थोड़े से अच्छे और समझने वाले टॉपिक हैं, तो आप इसको चाहें तो एक बार इसको रीड करके रख सकते हैं। कल जब वीडियो आएगी उससे पहले आप इसको एक बार रीड करके रख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम इतना ही करते हैं। आज हमने क्या देखा, आज हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखा कि जो ये हमारा मैप है इसमें कोऑर्डिनेट्स का क्या काम है। पहले तो हमने ये देखा कि अर्थ को हम किस तरह मैप करेंगे, फिर आपने ये रीज़न समझा कि अर्थ को मैप करने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फ्लैट सरफेस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मेन वजह क्या है, हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है और ग्लोब भी स्फेरिकल होता है। जब आप फ्लैट सरफेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो उस तरह का शेप मेंटेन नहीं कर सकता जिसको आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएँ। उसके बाद फिर आप उसके कंपोनेंट्स पर आए, आपने कोऑर्डिनेट्स को समझा, 2 एग्जांपल्स के साथ समझा, एक मार्केट और एक चेस बोर्ड। तो एग्जांपल्स के साथ समझ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसमें लैटिट्यूड्स क्या होता है और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मज़े करिए। गुड लक।